फर्स्ट ईयर से ही सर हमारा सर्कल ऐसे था कि हमें देखना है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। हमारा सर्कल था सर, हम 6-7 लड़कियां थी और ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। तो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, जैसे ही रिजल्ट एग्जाम हुआ, एग्जाम होते ही सॉल्यूशन वीडियोस आती थी। उसमें हम बार बार देखते थे कि टीएनसी टीएनसी, काफी सारे टॉपर्स निकल रहे हैं टीएनसी से। तो हमारा सर सेकेंड ईयर से ही हमारा था कि हमें टीएनसी ही लेनी है। तो जैसे ही हम फोर्थ ईयर में हुए, जैसे ही हमने अपना देखा कि अब तो नॉर्सेट सिर पे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं ऑल इंडिया एयर 73 पारुल का। और पारुल से हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने इतनी जो अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त की है। और वो आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से वो भी ऐसी जो रैंक है, इतनी अच्छी जो रैंक है वो ला सकते हैं। तो पारुल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। जो आपने जो माइलस्टोन जो अचीव किया है ये काबिल तारीफ है। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड इवनिंग। तो पारुल, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हो और आपकी जो पास आउट हो वो आप कब के हो। सर मेरा नाम पारुल है, माई सेल्फ पारुल, एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एम्स ऋषिकेश इन लास्ट जुलाई 2024। उसके बाद से मैंने नॉर्सेट 7 दिया था, लेकिन उसमें मेरा रैंक थोड़ा सा हाई था। उसके बाद मैंने नॉर्सेट 8 के लिए भी टीएनसी से ही प्रैक्टिस किया था, और अभी मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक नॉर्सेट 8 में 73 है। ओके पारुल, तो जैसे कि आपने पिछला जो नोट सेट है उसमें जो रैंक ज़्यादा आने के कारण आपको दोबारा से जो नोट सेट देना पड़ा, तो आपको जो पिछली जो नोट सेट का जब रिजल्ट आया तो उसको कैसा लगा आपको उस समय कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डिमोटिवेटेड हो गए हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि सर पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बार बार हम ट्राई करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे, क्या फील किया उस समय और फिर कैसे अपने आप को उससे ओवरकम किया कि मैं भी सिलेक्ट हो सकती हूँ। सर मेरा रैंक 2000 समथिंग था जब मेरा लास्ट ईयर नहीं हुआ था एडमिशन। और रैंक बहुत बहुत बुरा लगा था सर, क्योंकि क्योंकि सर प्री में मेरी 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था। अब सर अंडर 200 समथिंग स्टूडेंट्स के अंदर मैं थी प्री में। और मेंस के बीच में, जो प्री से मेंस का था उसके बीच में जो मेरी प्रिपरेशन थी, वहां पे शायद कुछ हुआ जिसकी वजह से मेरा मेंस का रैंक बहुत हाई गया। और सिर्फ मेंस का रैंक हाई जाने के बाद जो रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत मतलब काफी टाइम ऐसा रहा कि बहुत डिमोटिवेटेड, पूरा दिन ऐसे रोना, और सब बहुत बहुत मुश्किल हो गया था सर। लेकिन एक तो सबसे स्पेशली सर आपका मैसेज और भोजा सर का मैसेज, क्योंकि मैंने इस बार भी वही चीज फील की। हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया है, अच्छी रैंक से हो गया है, बट एक चीज थी कि सबको कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ आप लोग जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भी आप मैसेज कर रहे थे, जो कि सबसे जरूरी है सर, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए वो तो खुश हो ही जाते हैं, हाँ बट जो हाँ। नहीं होते ना, उनके लिए मैसेज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और सर आपका मैसेज, घर वालों का सपोर्ट सर, और उसके साथ साथ सर मेरे फ्रेंड्स, स्पेशली मैं जरूर मेंशन करना चाहती हाँ हूँ, हाँ, मेरे उनका नाम फ्रेंड्स की लीजिए आप। अंडर 100 रैंक थी सर उनकी। और एक की 179 रैंक थी सर, एक की अंडर 300 टू 45 रैंक थी सर, 345 रैंक थी। उन लोगों ने ऐसा नहीं फील होने दिया सर, उनका सिलेक्शन हो गया था, अच्छी रैंक से हो गया था, उनको अपना फेवरेट एम्स मिल चुका है, फिर भी उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन नहीं किया, जस्ट मेरे लिए कि बहुत बड़ी ये रह बात है। गई है। वो आप सेलिब्रेशन सर अब हुआ जब मेरा रिजल्ट आया। आप चाहो अभी तो तक उनका उन्होंने नाम कहीं भी ले सकते हो। लगाया। यस सर, ऑल इंडिया रैंक 79 पूजा एंड ऑल इंडिया रैंक 345 पारुल। और सर एक सरू मेरे फ्रेंड, मतलब हम 3 फ्रेंड्स, ऐसे हम 4 फ्रेंड्स थे, डेली बेसिस पे सर सुबह मॉर्निंग में कॉल आता है, इवनिंग में कॉल। और एक भी दिन सर उन्होंने अपने सेलेक्ट अपना एंजॉय नहीं किया अपने सिलेक्शन को अभी तक। उनकी नहीं, जिस दिन होगा साथ होगा, साथ पढ़े, हम सब साथ ही थे सर। और हम सबने साथ ही कोचिंग ज्वाइन की थी एम्स दिल्ली के लिए, सबने साथ ही में कोचिंग ज्वाइन की थी कि हम साथ जाएंगे टीएनसी से। और अब हम साथ है सर। बहुत अच्छी बात है और मैं उन बच्चों को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो इस टाइम में बच्चों को सपोर्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आपने अभी बताया कि हम मैसेज करते हैं, उसके पीछे ये मकसद रहता है। देखो, जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया है ना, तो सच बताऊं तो उन्हें हमारी कांग्रेचुलेशन की जरूरत भी नहीं है। वो खुश रहते हैं, उनके पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बट वो जो बेचारे बच्चे जो सिलेक्ट नहीं होते ना, उनको सपोर्ट की उस समय सबसे ज्यादा नीड होती है, क्योंकि उनके पास ना कोई कॉल आ रहा है ना कोई मैसेज आ रहा है, और वो एकदम से मतलब जो डिप्रेसिव जो हो रहे हैं ना, तो उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी, मतलब सब बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि जो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सभी बच्चों को कि आप भी अपने जो दोस्त हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको कॉल करो, उनसे बात करो, उनको समझाओ कि हाँ आपका भी सिलेक्शन होगा। तो पर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जैसे बच्चों के जो मैसेज आते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ज़्यादातर।
तो मतलब फिर आपने ऐसे गैप दिया जब आपका सिलेक्शन, मतलब आपकी जो रैंक है वो हुई और आपको नहीं मिला एम से, तो आपने बीच में पढ़ाई में गैप दिया या फिर आप कंटिन्यूअस रहे कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगी सर, और मुझे तो पढ़ना पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फैमिली पापा जी ने बोल दिया था नेक्स्ट डे ही कि ऑफ कोर्स सर रैंक अच्छी नहीं आई थी, सिलेक्शन नहीं हुआ था, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं रह जाऊंगी। तो मेरे को भी खुद भी ऐसे हो गया था, तो मैं नहीं निकल रही थी रूम से बाहर। तो 16 ऑफ अक्टूबर को रिजल्ट आया था सर नॉट सेट 7 का, 18 ऑफ अक्टूबर को मैं लाइब्रेरी में थी। मेरे बहुत पापा जी ने बोल दिया कि लाइब्रेरी जाना है, और मेरे फ्रेंड्स ने बोल दिया था कि नहीं लाइब्रेरी जाना है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होगा, बच्चे पढ़ते हुए दिखेंगे। हालांकि मैं रो रही थी सर, लाइब्रेरी में भी मैं रो रही थी, लेकिन फ्रेंड्स कंटिन्यू कॉल पे थे कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है। और सर फिर वो धीरे धीरे ना, मैं यही बोलूंगी जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कि एनवायरनमेंट चेंज करना मैटर करता है। और अगर हम फेलियर में है तो ऐसा एनवायरनमेंट में हमें जरूर जाना चाहिए जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां पे अगर हम नहीं भी पढ़ने का मन करता, जब आसपास बच्चे स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं तो मन करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर जो चार चार पांच पांच अटेम्प्ट के बाद भी मेहनत करने होते हैं। तो एक अटेम्प्ट के बाद, ये दो अटेम्प्ट के बाद फील नहीं करना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, रिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी लक कभी टाइम कुछ मैटर करता है। तो आगे होना हो जाएगा, जरूर होगा। मैं जिन भी बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ उनको मैं बताना चाहता हूँ यही बात कि पारुल ने इतना अच्छा आंसर दिया है कि देखो आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, मन हो नहीं हो कुछ भी हो, आप जैसे कि पारुल ने बताया कि अपना एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसको आप चेंज करो बट कंटिन्यू पढ़ो। कई बार भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा सोचता है। देखो पारुल, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपको 2000 रैंक है उसमें कोई एम्स मिल जाता, लेकिन हो सकता है कि वो एम्स आपको बहुत दूर मिलता, लेकिन आपके लिए भगवान ने अच्छा सोचा, आपने दोबारा से तैयारी की, अब आपकी जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वही आपको मिल जाएगी। तो मतलब कि भगवान ने हमारे लिए अच्छा सोचा तभी ऐसा हुआ। तो आप लोग भी बिलीव करो भगवान के ऊपर कि हाँ, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, भगवान अल्लाह जिसको भी आप मानते हो, जीसस को, तो कि आपके साथ भी अच्छा होगा। बस आप लगे रहो और ये बस मान लो कि मेरा जो काम है ना, मेरा काम क्रम है, मुझे मतलब काम करना है, मुझे पढ़ना है, ये आपका काम है। तो बच्चे ने जैसे कि बताया पारुल ने कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, तो वो जो जैसे आपका जो एनवायरनमेंट बाकी बच्चों को देखोगे कि सब स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। देखो कितने परसेंट बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मान लो कि आप देखते हो 1-2% ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी सभी फेलियर में जाते हैं। तो आप लोग मेहनत करोगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छी बात बताई है पारुल ने और आप लोगों को ये अच्छे से सुननी चाहिए थी। तो अब मैं आगे बताना चाहूंगा पारुल कि आपको टीएनसी नर्सिंग क्लासेस के बारे में कैसे पता लगा? सर टीएनसी के बारे में जब हम फर्स्ट ईयर में थे एम्स ऋषिकेश में, अच्छा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम देखते थे कि हम फर्स्ट ईयर से ही सर हमारा सर्कल ऐसे था कि हमें देखना है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। हमारा सर्कल था सर, हम 6-7 लड़कियां थी और ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। तो हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, जैसे ही रिजल्ट एग्जाम हुआ, एग्जाम होते ही सॉल्यूशन वीडियोस आती थी, उसमें हम बार बार देखते थे कि टीएनसी टीएनसी, काफी सारे टॉपर्स निकल रहे हैं टीएनसी से। तो हमारा सर सेकेंड ईयर से ही हमारा था कि हमें टीएनसी ही लेनी है। तो जैसे ही हम फोर्थ ईयर में हुए, जैसे ही हमने अपना देखा कि अब तो नॉट सेट सिर पे है, कि सर हम ऐसे भी नहीं थे कि फर्स्ट ईयर से ही पढ़ने लग जाए, हम हाँ। थोड़ा वैसे थे सर। तो फोर्थ ईयर में जैसे ही हमारा हुआ कि अब टीएस नॉट सेट आने वाला है, जैसे ही नॉट सेट का नोटिफिकेशन आने का टाइम हुआ, मतलब सर हमें पता था, क्योंकि हम सेकेंड ईयर से देख रहे थे रिजल्ट भी, टीएनसी का रिजल्ट भी, रैंक्स कितनी रह रही है, किस टाइम नोटिफिकेशन आता है। तो सर हमें पता था कि अब नोटिफिकेशन आने वाला है, उससे पहले हमने टीएनसी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही सर यूट्यूब पे जब भी हम डालते हैं बेस्ट कोचिंग तो टीएनसी ही आता है, तो इसलिए हमारा इजी था सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपने टीएनसी के अंदर कौन सा प्लान ले रखा था या आप बच्चों को बताओ? मैंने 6 मंथ टेस्ट सीरीज प्लान लिया था, 6 मंथ टेस्ट सीरीज प्लान, जिसमें हमें वो ऑफर मिलता है कि जो भी एग्जाम्स आएंगे वो फ्रीली अवेलेबल होंगे हमारे लिए, वो वाला प्लान लिया था सर मैंने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बच्चे ने, पारुल ने, जो 6 मंथ की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें जितने भी जो एग्जाम्स होते हैं वो सारे उसमें इंक्लूडेड होते हैं, वो प्लान ले रखा था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने पहली बार जब टेस्ट दिया तब आपकी जो रैंक है वो कौन सी आई थी टेस्ट सीरीज के अंदर? सर एक मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टेस्ट दिया था वो मैंने ऐसे ही दे दिया था, वो बिना ऐसे ही, बस जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन सर एक्साइटमेंट में हाँ, दिया जस्ट था, चेक वो करने के प्री लिए। सैटरडे। हाँ सर, वो तो वैसे तो सर ठीक गया था, 800 समथिंग था, तो उसमें मैं ऐसे कॉन्फिडेंट हो गई थी। बट जो नेक्स्ट टेस्ट दिया था उसमें मेरी 22,000, बहुत 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 हाई रैंक थी। मतलब सर लास्ट लास्ट में आते थे, शुरू शुरू में हम ऐसा होता था कि रैंक बहुत हाई जाती थी, कि ऐसा लगता था हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो सर ये हमने जब टेस्ट सीरीज ली थी उस टाइम पे हमारा एमएससी का एग्जाम आ रहा था, एमएससी एंट्रेंस आ रहा था, तो हमने उसके आसपास ही ली थी टेस्ट सीरीज। तो फिर ना हमें ऐसा रहता था पता नहीं हमारा होगा नहीं होगा, क्योंकि हम सब ने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी पूरा। सर हम पढ़ते ग्रुप स्टडी करते थे फ्रेंड सर्कल में, तो हम टेस्ट देते थे अपने अपने रूम में जाके, उसके बाद ग्रुप में फिर क्वेश्चन डिस्कस करते थे, वो क्वेश्चन कैसे हुआ क्वेश्चन, और मिस्टेक नोटबुक बना रखी थी सर हमने। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो रखा था कि पता नहीं इतनी हाई रैंक पे होगा नहीं होगा, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं बच्चे, इतनी अच्छी अच्छी रैंक कैसे आ जाती है। लेकिन सर फिर हम एमएससी एंट्रेंस देने गए, एमएससी एंट्रेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से,
बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे सर, तो फिर हमें और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हो जाएगा। उसके बाद सर हमने डेली जैसे जैसे कंटिन्यू टेस्ट सीरीज को अपने उसमें डेली शेड्यूल में लाए, तो अपने आप रैंक आगे आगे अपने आप अच्छी अच्छी रैंक आने लग गई सर। बिल्कुल अच्छी अच्छी बहुत अच्छी बात है। देखो मैं उन बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ, मैं साथ साथ में बच्चों को मोटिवेट भी करता रहूंगा, और जो आपका जो कंक्लूजन है वो बताता रहूंगा कि वो मुझे भी मैसेज करते हैं, कई बार मैं रिप्लाई नहीं भी दे पाता, तो उन सब बच्चों के लिए भी साथ में होता रहेगा। अब बच्चों के मैसेज आते हैं, कई बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर 25,000 रैंक आ रही है मेरी, क्या करूँ, मैं पढ़ाई छोड़ दूँ क्या, कोई फायदा ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी 25,000 से कभी 25 रैंक पे पहुंच पाऊंगी, 25 रैंक में मैं पहुंच पाऊंगी। तो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो है ना वो मायने नहीं रखती है, मायने रखती है आपका रिजल्ट क्या है। अगर आप अपने पूरे डेडिकेटेड हो अपने काम के प्रति कि आपको टेस्ट देना है, तो आप ये मत डरो कि कौन सी रैंक आ रही है। स्टार्टिंग में टॉपर्स, अब सुनो पारुल जो है इतनी अच्छी रैंक पारुल की आई है, 73 रैंक आई है, तो पारुल भी एक टॉपर है। तो पारुल की भी जो रैंक है 22 जो 1000 जो रैंक आई है, सोचो आप, और वहां से 73 रैंक ऑल इंडिया नोट सेट के अंदर लाना बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि कोई नहीं, स्टार्टिंग है ये है। आप मैं कोशिश करो आप जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं उनमें अच्छी रैंक लाने की स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे प्री और मेंस वाले जो टेस्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो जैसे आप स्टार्टिंग करो तो जो सिलेबस है उसको देखो, और जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट है उसमें अच्छी अच्छी रैंक आप इंप्रूव करते जाओगे, तो धीरे धीरे जो आपकी जो प्री और जो मेंस वाले जो टेस्ट हैं उनमें भी आपकी अच्छी रैंक आने लग जाएगी। तो पारुल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपकी हाल ही में कौन सी रैंक आती थी जब आपने नोट सेट का जब एग्जाम देने से पहले का जो टाइम था, उस समय सबसे बेस्ट रैंक कौन सी रैंक आने लग गई थी आपकी? सर नॉर्सेट प्री में तो अंडर 100 भी आ रही थी, अंडर 150 एवरेज अगर मैं लगा के चलूँ, कभी 10, 9, 20 भी, 30 भी, 45 सर, मतलब अंडर 150, 100, 150 रैंक रह रही थी। और जो सर नॉर्सेट मेंस का जो एग्जाम था उसके अंदर मेरी 200 से 300, मतलब कभी अंडर 100 भी आ जाती थी, कभी 200, 300 आ जाती थी सर। उसमें एक बारी हाई गई थी नॉर्सेट मेंस के अंदर, 800 समथिंग रैंक आई थी, उससे मतलब अंडर ही रहती थी रैंक, जब लास्ट में मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी तब। तो बहुत वैसे मेरा मेन यही था कि मुझे एग्जाम कंटिन्यू देना है, क्योंकि सर ऐसा हो रहा था एक बार प्रिपेयरिंग फेज में कि हमें ये लग रहा था कि पूरा दिन हम टेस्ट, क्योंकि सर अगर हम मेरे को 1.5 घंटे टेस्ट देने में लगता था तो मैं उसे 2 घंटे में सॉल्व करती थी पूरे पेपर को। जो मेरा क्वेश्चन सही है मैं उसे भी सॉल्व करती थी, जो मेरा क्वेश्चन गलत है मैं उसे भी सॉल्व करती थी। मेरा ये फिक्स था सर कि 1.5 घंटे का पेपर है तो मैं 2 घंटे में सॉल्व करती हूँ। और सर उसमें कुछ ऐसे भी था कि कुछ ने मुझे आसपास के लोगों ने भी बोला कि इतना टाइम नहीं लगाना है एग्जाम पे, इतना होने। सर बट मैं ये बोलूंगी कि जरूर करना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन सही है उसे भी, क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है हम एग्जाम टाइम में पता नहीं किस थिंक थॉट से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग लगाते हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, इस प्रायोरिटी से पहले इस प्रायोरिटी को रखना चाहिए जब जब प्रायोरिटी के क्वेश्चन आते हैं सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेम क्वेश्चन को हम 2 बार देख लेते हैं तो वो चीज याद हो जाती है, समझ में आ जाती है अच्छे से, तो मैं वैसे करती थी सर उस टाइम पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कई बार क्या होता है कि जैसे जो रेशनल होते हैं ना उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन जाता है, वो हमें पता नहीं होता। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ आप कैसे भी टेस्ट दे रहे हो ना, अगर आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते ना तो कोई फायदा नहीं है टेस्ट देने का। आप जितने भी अपने क्वेश्चंस किए हैं सही हैं गलत हैं, उनके जो रेशनल्स उनको अच्छे से पढ़ो, टेस्ट को एनालिसिस करो कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं फ्रिक्वेंटली गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, गलतियाँ हो रही हैं, इसको मुझे सुधारने की जरूरत है। देखो आप टेस्ट दे रहे हो उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो चलते जा रहे हो तो फिर क्या फायदा। टेस्ट इसलिए होते हैं, ये मॉक टेस्ट की तरह है ये, कि भाई आपको टेस्ट इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपको फायदा मिले, आप उसको सुधारो। अब आपको मान लो कि ओबीसी सब्जेक्ट जो है आप उसका टेस्ट दे रहे हो और आपको हमेशा ही जो नंबर है वो खराब आ रहे हैं, और आप उसकी प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे उसके अकॉर्डिंग, जो उसको थ्योरी को नहीं पढ़ रहे, तो फिर क्या फायदा। तो ये है कि एनालिसिस करना बहुत जरूरी जरूरी है। पारुल ने बताया कि कितनी कितनी इंपॉर्टेंस होती है एनालिसिस की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट देना ही आपका काम होता है कि भाई टेस्ट दिया हाँ मैंने अपना काम कर दिया, वो नहीं है। एनालिसिस जो करना है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पारुल अब मैं बच्चों के थोड़े से प्रिपरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछूंगा जो उनके बहुत काम आने वाले हैं। तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आपने कौन कौन सी ऐसी बुक्स बताना चाहोगे आप बच्चों को कि ये तो मस्ट हैं, इनको तो आपको जरूर जरूर पढ़ना है। सर बुक्स में वैसे तो सर टारगेट हाई, पीआर यादव, सॉन्डर्स, हम इनका बहुत नाम है, मतलब सर नहीं, मस्ट रीड आप बहुत है अपने अकॉर्डिंग बता सर। दो जो आपने पढ़ा है वो आप बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एकदम सही बिल्कुल कोई ऐसा नहीं, कोई कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा है वो बताओ आप बस। सर मेरा तो एक ही वो था कि टॉपिक वाइज चलती थी मैं, कि टॉपिक, क्योंकि सर टॉपिक वाइज मुझे टॉपिक क्लियर करना था, कि जहां से मेरा टॉपिक क्लियर होगा, मेरे पास सब था सर। टारगेट हाई भी मैंने खरीदी है, पीआर यादव भी खरीदी, सॉन्डर्स भी खरीदी सर। सोर्सेज सारे थे, बट मैंने ये नहीं था कि मेरे को कलेक्टिव। एक बुक को
मेरे को सर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना था। जैसे सर मैंने मौसमी थी, आपने एडवांस सीरीज की आपकी वीडियोस थी यूट्यूब पे। तो सर मुझे मेरा पता था कि मुझे मेड सर्च मेरा वीक है, वीक पोर्शन रहता है। तो मैंने मेड सर्च की आपकी एडवांस सीरीज की वीडियोस देखी थी सर। जैसे कि जेनाइटी और यूनिटी हो गया, एंडोक्राइन हो गया, इंटेग्यूमेंट्री। इंटेग्यूमेंट्री सर मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी सारी। और सर जैसे एनएसटी हो गया, ओबीसी की भी मैंने मोस्टली सारी वीडियोस आपकी देखी हैं जो उसकी थी। और सर फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैंने आपकी वीडियो कवर की थी। मैंने सर पूरी एनएफ नहीं देखी, बट मुझे पता था मुझे फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट्स में थोड़ा सा वीक पॉइंट है, तो मैंने वो आपकी वहां से कवर कर लिया। उसके अलावा सर जैसे कार्डियो था, कार्डियो मुझे थोड़ा हार्ड लगता था क्योंकि उसके अंदर जो सर्कमफ्लेक्स है, राइट सर्कमफ्लेक्स, कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है, उसके लिए मैंने सॉन्डर्स उठाया, उसके अंदर सारे टेस्ट दे रखे हैं। तो सर मैंने ना टॉपिक वाइज देखा, टॉपिक वाइज में गई। जैसे सॉन्डर्स के अंदर सर थ्योरी बहुत अच्छी है, मैंने सॉन्डर्स के पीछे के एमसीक्यू सारे लगाए हैं, क्योंकि सर उसके जो रैशनली होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारी टेस्ट सीरीज के साथ अगर मैंने अलग एमसीक्यू किया तो सिर्फ मैंने सॉन्डर्स किया, वरना हमारी टेस्ट सीरीज के बाद वैसे एमसीक्यू की ज्यादा जरूरत होती नहीं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं घूम के वैसे वैसे। लेकिन सर फिर भी मेरे को एक बार था कि खुद के लिए कि हाँ एक बार मैंने बुक कर ली, तो मैंने सॉन्डर्स के वहां से एमसीक्यू किए थे। मौसमी के लिए तो सर मैंने आपको बता ही दिया, आपकी की बुक, आपसे आपकी एडवांस सीरीज की वीडियो देखी थी। बाकी सर मैंने क्लास टाइम पे जो ग्रेजुएशन में जो नोट्स बनाए थे मैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करती थी। और सर लास्ट नॉट सेट में मैंने मेंस में एक चीज फील की थी कि सीएचएन से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार। जैसे सर ओबीजी और पीडीआर सेक्रेटरी हम कर लेते हैं, मतलब बच्चों का ना मेन हो जाता है। मेन तो सर मेड सर्च जो होता है, मेडिसिन मेडिकल एंड सर्जिकल होता है, जहां हमें थोड़ा सा टफ लगता है। और उसके अलावा सर मुझे पर्सनली सीएचएन बहुत ऐसे लगती थी बोरिंग और टफ। तो उसके लिए सर मैंने अपने थ्योरी नोट्स कवर किए थे, जो मैंने थ्योरी नोट्स बना रखे थे। उसके अलावा सर मैंने पीआर यादव पे एक ही क्वेश्चन किया था वहां से, क्योंकि वहां पे थ्योरी थी सारी, क्योंकि पीआर यादव में सर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। तो मैंने इसे सीएचएन के लिए मैंने पूरी पीआर यादव की थी। सर मैंने ऐसे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज लेके चली थी कि जहां से मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वहां से वो कवर करूंगी। तो पारुल ने बताया कि जो भी इन्होंने जो बुक्स पढ़ी हैं वो सेलेक्टिव वे में पढ़ी हैं, कि जैसे जो टॉपिक जिस बुक में ज़्यादा अच्छा दे रखा है कि उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है इन्होंने। तो जैसे कि बताया कि इन्होंने एडवांस सीरीज से एमएसएन का जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा पढ़े है, जो ओबीजी वाला जो पैटर्न है वो पढ़ा, तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है। लेकिन उसके लिए आप कभी एडवांस हो जाते हैं बच्चे, तब पता चलता है। कोई बच्चा अगर जीरो से स्टडी करता है ना तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। फिर भी देखो नर्सिंग के अंदर आप हजारों बुक बन जाती हैं, बट मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि 4 बुक ऐसी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा मत जाओ किसी भी बुक के ऊपर, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत अगर कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप पीआर यादव से पढ़ो। जो पीवाईक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको जो माइंड है वो डेवलप होगा। या फिर जो तो कहीं से भी आप पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। आपसे जो टेस्ट सीरीज में सिर्फ 100 ही रुपए में प्लान है टीएनसी के अंदर, वहाँ से भी आप कर सकते हो। उससे आपको माइंड डेवलप होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि बच्चे कुछ भी पढ़ लेते हैं। इसके अलावा आप टारगेट हाई के क्वेश्चंस करो, सोंडर्स जो है उसकी थ्योरी पढ़ो, और मोस्बी जो है उसके क्वेश्चंस करो। इन 4 बुक के अलावा भी मत उठाओ। आप कई बच्चे लिपिन कोड पढ़ने लग जाते हैं, या फिर ओमेगा और पता नहीं कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो पढ़ने लग जाते हैं, तो वो टाइम वेस्ट ही होता है। आप पढ़ने में कितने भी पढ़ सकते हो, दो एक आध क्वेश्चन मान लो आप भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बताना चाहूंगा मैं कि मतलब सेलेक्टिव रहो आप, जैसे कि पारुल ने बताया उस हिसाब से। अब मैं पारुल पूछना चाहता हूँ कि एक चीज़ की, आजकल जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफी चेंज हुआ है। आपको भी पता होगा कि नोट सेट 7 में और फिर अब नोट सेट जो 8 है उसमें भी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गए, क्वेश्चंस के जो तरीके हैं वो चेंज हो गए हैं। तो आप बच्चों को सजेस्ट करो कि किस प्रकार से, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे अब ज्यादा फोकस करने की और ज्यादा जरूरत है, ये आपको बताना है। और दूसरा, जैसे आजकल एनेस्थीसिया के, क्रिटिकल केयर के और जो आईसीयू से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे आने लग गए हैं, तो उनसे किस प्रकार से डील करें। हाँ सर, नॉर्सेट 7 में मेनली जो था पीडिया साइकेट्री ओबीजी बहुत आया था। नॉर्सेट प्री और मेंस का जो 7 जो नॉर्सेट था सर, उसमें जो प्री में जो सब्जेक्ट मेजोरिटी में पूछे गए थे उधर से ही मेंस आया था मेनली। बट सर नॉर्सेट 8 बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट था। नॉर्सेट 8 का जो एग्जाम था प्री वाला वो बिल्कुल लेवल का था सर, बिल्कुल। उसके अंदर क्रिटिकल केयर के क्वेश्चन थे सर, इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, ईसीजी से क्वेश्चन आए थे, एक्सरे से क्वेश्चन आए थे, और मेडिकल सर्जिकल पार्ट पोर्शन अच्छा आया हुआ था सर। क्रिटिकल केयर से ड्रग्स पे से क्वेश्चन आए थे। तो सर अभी हमें ऐसा नहीं है कि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है तो सिर्फ क्वालिफाई की तरह पढ़ना है, क्योंकि क्वालिफाइंग में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब सर पेपर बहुत अच्छा को पेपर था। मतलब सर 5 क्वेश्चन ऐसे थे, 2 एक्सरे के क्वेश्चन आए हुए हैं जो इमेज थी एक्सरे की, एक ऐसे नॉर्मली एक्सरे का वैसे पूछा हुआ था कि ऐसा कहाँ होता है, ये शेप किस डिसीज में दिखने को मिलती है। उसके अलावा सर 3 क्वेश्चन ईसीजी से आए हुए हैं, एनएसटी से मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर अभी हमें डीप पढ़ने की जरूरत है और बिल्कुल क्रिटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है। हो सकता है सर कि जैसे मैंने नॉर्सेट 7 दिया था सर, तो मैं नॉर्सेट 8 में इसी माइंडसेट के साथ बैठी थी कि जैसे नॉर्सेट 7 होगा वैसा ही नॉर्सेट 8 होगा। बट हमें पेपर का पैटर्न भी
अनप्रिडिक्टेबल है सर, कैसा भी आ सकता है। तो हमें स्टडी बिल्कुल ऐसा नहीं है सर कि लिप इन कोट उठा ले, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल सुपरफिशियली करके जाए। हमें बिल्कुल अच्छी अच्छी प्रिपरेशन की। सर जो क्रिटिकल केयर की जो हमारी क्लासेस चलती है डीएनसी की, वो मैंने देखी नहीं थी, बट मैंने वहां से देखा था कि काफी सारे क्वेश्चंस आए थे एज इट इज, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने देखा था कि हाँ सेम क्वेश्चंस थे। तो अगर अभी बच्चों के पास टाइम है जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो वहां से जरूर देखो, क्योंकि क्रिटिकल केयर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ड्रग्स पे से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, वहां से मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन भी आ रहा है अभी अच्छे से। हाँ, मैं बच्चों को मेंशन करना चाहूंगा कि ये क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पे भी फ्री हैं। श्योर सिलेक्शन सीरीज के नाम से सुरेश सर पढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्रिटिकल केयर से रिलेटेड करवाए थे। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूंगा पारुल, की जो ये स्मॉल जो सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो न्यूट्रिशन हो गया, तो पहले ये बच्चे इन पे ध्यान नहीं देते थे, तो आपने क्या किया था? इनको हैंडल किया था या छोड़ दिया था? क्या किया था आपने इनके लिए? सर जो रिसर्च एजुकेशन मैनेजमेंट और जैसे छोटे चैप्टर्स हैं, न्यूट्रिशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, सर ये पोर्शन बच्चे छोड़ देते हैं मोस्टली, बट इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें एक बार कर लो, अच्छे से कर लो, उसके बाद ये हमेशा स्कोर दे के ही जाएंगे। ऐसे सब्जेक्ट है सर। रिसर्च का तो हमने खुद ने रिसर्च की है क्लासेस में, तो हम सब डिग्री जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हमने रिसर्च की है। तो हमने उस टाइम पे नोट्स बना लिए थे सब्जेक्ट के टाइम पे, तो वहीं से मैंने रिवीजन की थी। और सर बाकी माइक्रोबायोलॉजी के लिए, और जो सर आपने बताया अभी काउस फैट, सर जो आपने गेस्ट्रो पढ़ाई है, उसके साथ आपने फैट्स वाइटामिन सब पढ़ाया है वहां पे, कॉम्प्लेक्स का, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, सर मैंने वहीं पढ़ लिया था गेस्ट्रो में। मुझे पता था कि आपने पढ़ाया था, इसके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, मुझे पता था ये। तो आपने जहां वो नोट्स बनाए मैंने वहां बना लिया। उसके बाद सर अगर कोई क्वेश्चन आता था टेस्ट सीरीज में, तो मैं उसे अलग कलर पेन से लिख लेती थी कि ये, जैसे ब्राउन कलर पेन से, कि कार्बन, ये जो माइनर सब्जेक्ट्स है वहां का क्वेश्चन है। बाकी सर वो सफिशियंट थे मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है। मतलब बच्चों को बस ये बताना जरूरी है कि भाई ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि जो कोर जो सब्जेक्ट होते थे वही इंपॉर्टेंट होते थे और उन्हीं को लोग पढ़ते थे, बट आजकल जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। और दूसरा, दो दो तीन तीन जो मार्क्स हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप ऐसे सोचो कि मैं रिसर्च को छोड़ दूं, तो ये जो डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं ना, ये रैंक को बहुत ज्यादा चेंज कर देते हैं। तो इन पे भी आजकल ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो नोट सेट का पैटर्न है वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कुछ पता नहीं है। जैसे कि पिछली बार क्या हुआ कि जैसे ओबीजी में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अब की बार भी आए हैं, बट अब क्या जैसे कम्युनिटी है पूरा खोल के रख दिया। तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि भाई कम्युनिटी जैसा सब्जेक्ट है, ये आप लिख लो, इसको आप याद रखो, नोट सेट 9 के लिए भी याद रखो कि कम्युनिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। जितने भी जो प्रोग्राम्स उनकी एक लिस्ट बना लो कि भाई कौन कौन से ऐसे नए जो प्रोग्राम्स हैं। पहले क्या होता था, पुराने प्रोग्राम पूछे जाते थे एग्जाम्स में, बट आजकल जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, करंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो आने लग गए हैं। तो जो कम्युनिटी है वो बहुत ही मेजर सब्जेक्ट बन के आ रहा है, और आप लोग इसको ध्यान रखो। अब वो समय चला गया है कि पुराने पुराने प्रोग्राम आते थे कि लेप्रोसी रेडिएशन प्रोग्राम आ गया, वो आ गया, ये नहीं आते हैं आजकल। नए नए जो प्रोग्राम्स हैं वो आ गए हैं, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अब ध्यान देने की जरूरत है। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो जैसे कई बच्चे हैं बेचारे जिनका प्री नहीं हुआ है ना, तो वो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में भी रह जाते हैं, तो आपने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की? पर्टिकुलरली आपने उनको पढ़ा या जस्ट जैसे जैसे भी आपने सोल्व किया, आप बता सकते हो बच्चों को। फिर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए स्टार्टिंग में तो मैं एग्जाम जो टीएनसी के टेस्ट सीरीज होती थी वही देती थी। वहां से जो क्वेश्चन आते थे मोस्टली की सर रैशनली वीडियो हमें मिलती थी, उससे हम कवर करते थे। और सर अगर कोई जैसे वर्क एंड टाइम है, वहां से क्वेश्चन आते हैं सर। और जैसे सर डाइस के क्वेश्चन हो गए, डाइस पे से हमें क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन फिर भी सर वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन, रिलेशनशिप के क्वेश्चन। वैसे तो सर हमारी टेस्ट सीरीज सफिशियंट है अगर टेस्ट सीरीज से कर रहे हो तो, क्योंकि सर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे हमारी टेस्ट सीरीज से। लास्ट ईयर भी नॉर्सेट में सेम थे, इस बार भी नॉर्सेट में सेम थे। तो सर टेस्ट सीरीज को मैंने मेन फोकस रखा था उनके लिए। बाकी सर अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन लगता था जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब कर लेती थी। बाकी मेजोरिटी में सर अपनी टेस्ट सीरीज पे ही ज्यादा ध्यान है। थैंक यू पारुल। अब आप ये बताइए कि जैसे कि आप तैयारी कर रहे थे, तो सबसे बड़ा आपको चैलेंज क्या लगा? सबसे ज्यादा टफ क्या चीज लगती थी आपको? कि जैसे कोई सब्जेक्ट बता सकते हो या कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। सर सबसे पहले तो आफ्टर फेलियर ये खुद को ये बिलीव करवाना कि हम कर सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था खुद के लिए। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हो गया था सर कि भगवान पे भी ऐसा हो गया था कि भगवान नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि एक बार के लिए ऐसा हो गया था सर कि क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन रह गई। क्योंकि और सर उसके अलावा सबसे चैलेंजिंग तो जो सर मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मुझे मेडिकल सर्जिकल और सीएचएन थोड़ा सा ऐसे लगता ही था कि काफी टफ है, यहाँ से बड़ी मुश्किल होती थी मुझे करने में। लेकिन सर मैं यही बोलूंगी, कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है, एक अच्छा सर्कल में रहना, फैमिली के साथ रहना। क्योंकि सर अगर फेलियर के साथ अगर आप अकेले रह रहे हो तो मुश्किल हो सकती है। तो फैमिली के साथ रहना और एक अच्छे सर्कल में रहना बहुत जरूरी है। उसके साथ सर फिर सब चीजें आ जाती है अपने आप, अलाइनमेंट में आ जाती है।
मैं एक चीज चाहूंगा आपसे कि आप उन बच्चों को मोटिवेट करो जिनका नहीं हुआ, तो उनको आप बताओ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और आपको क्या करना है अब। ये चीज आप जरूर बोलो एक बार उन बच्चों को, ताकि वो सुने कि ऐसा होता है और भगवान पे सर उनका विश्वास बढ़े। हम्म। सर 16 अक्टूबर को नॉट सेट 7 का रिजल्ट आया था। और 16 अक्टूबर से 11 नवंबर को फाइनल लिस्ट आया था, जिसमें 16 अक्टूबर को जो रिजल्ट आया था उसमें मेरा ऐसा था कि चांस था कि शायद मिल जाए कॉलेज। बट 11 नवंबर को जो फाइनल सीट एलोकेशन की रिजल्ट की लिस्ट आती है वो आई थी, और उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था। तो वो सबसे वर्स्ट डे था उस दिन का, लास्ट 2024 का, कि जिस दिन मुझे ऐसा था कि अब क्या आगे क्या। तो एक टाइम आता है जब हमारा रिजल्ट नहीं होता तो हमें लगता है कि आगे हम नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चन सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, या काफी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सर भगवान पे भरोसा नहीं होता है ऐसा कि हमने नहीं हुआ था। उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है फैमिली की और फ्रेंड्स की, अगर हमारे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो खुद पे डाउट, सबसे पहले तो सर डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, कुछ भी हो जाए कैसा भी रिजल्ट आए, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम डेली कंटिन्यू रहते हैं सर, ऐसा नहीं है कि हम पिछले नॉर्सेट से इस नॉर्सेट तक मैंने हर 6 महीने पूरे दिन पढ़ाई की है। कभी कभी ऐसा भी सर मैं नहीं पढ़ पाई, कभी कभी मेरा मन नहीं करता था, कभी कभी मूड ऑफ होता था, कभी टेस्ट अच्छा नहीं जाता था। तो उस कभी कभी हर दिन एक जैसा नहीं होता, बट हमें हर दिन को एक जैसा, एक दिन बनाने के लिए हर दिन मेहनत जरूर करनी है। सबसे बेस्ट तो ये है सर। और सर कभी कभी ऐसा होता है, और सर एक सबसे मेन चीज, जो टेस्ट अच्छा नहीं हुआ उस टेस्ट को तो उसी टाइम सॉल्व करना है। उसी टाइम सॉल्व करना है उस टेस्ट को, तो जो टेस्ट सबसे गंदा हुआ है, और उसको तो कम से कम 2 बार सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर वो टेस्ट अच्छा नहीं है इसका मतलब वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। पर उन्हें तो कितनी सर अच्छी ऐसा बात मुझे कही है। लगता हाँ, है सर। आपकी एक सेंटेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा सब में, जो आपने बोला है कि एक दिन अच्छा बनाने के लिए आपको है ना बहुत दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका वो दिन अच्छा बनेगा। आपको हर दिन अच्छा बना के तब आपका एक दिन अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक दिन खराब हो गया फिर नहीं पढ़ना, पढ़ाई छोड़ दें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जिस दिन टेस्ट खराब हो ना उस दिन और ज्यादा पढ़ो। तो ये मतलब बहुत बहुत ही मोटिवेटिंग चीज है ये, तो बच्चों को भी इस चीज से सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि टेस्ट खराब हो गया तो कई बच्चे सर पता क्या फौजदार करते हैं सर कि का वीडियो आया था। हाँ सर सर जैसे हमारे रिजल्ट नहीं आता तब भोजा सर का वीडियो आया था, आपका वीडियो आता है हमेशा, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है सर। सच में मैं यही बोलूंगी कि बेशक हम एक वीडियो जिन टॉपर्स के लिए उसके लिए डाले ना डाले, जिनका सिलेक्शन नहीं होना उनके लिए वीडियो और मैसेजेस बहुत जरूरी होता है। अभी भी जब सर, मैं सच में बहुत खुश थी जब मेरा रिजल्ट आया, बट मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा जब आपका मैसेज आया उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वो चीज फेस की है इसीलिए। तो सर सबसे बेस्ट चीज होती है वो कि हमें जो जिनका नहीं हुआ उन्हें साथ लेके चलना। क्योंकि मैंने वो चीज फील की है सर कि जब नहीं होता, जो नहीं होता ना उसको साथ लेके चलते हैं ना, तो काफी अच्छा लगता है जब वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। और होना है सर, एक ना एक दिन हर किसी का सिलेक्शन होना है, कोई घर नहीं बैठेगा अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है तो सर अगर उनको कोई मिल जाए सपोर्ट करने वाला, जैसे सर मैं लकीली मेरे पास थी, फैमिली भी थी, फ्रेंड्स भी थे, टीचर्स थे, भगवान थे, तो हर चीज थी मेरे पास, तो मैं निकल गई। तो सर अगर सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो हो जाता है सब। बहुत अच्छी बात की आपने। सपोर्ट की जरूरत तो उन्हीं को होती है बेचारों को जिनके साथ कोई नहीं होता। जो सेलेक्ट हो गए उनके साथ तो सभी आना चाहते हैं, सब उनसे बात भी करना चाहते हैं। आपको भी पता लगा होगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई होगी, जैसे आप टॉपर बने होगे चीज़ें सब चेंज हो जाती हैं। हमारा जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, रेस्पॉन्स है, मैसेजेस हैं, सब चेंज हो जाता है। लोगों को बात करने का तरीका वो भी धीरे धीरे सब चेंज होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। आप पारुल ये बताओ कि आज के टाइम में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या फिर जैसे हमारे जो कल्चर है वो भी ऐसा ही है। कभी किसी की शादी है, बर्थडे है, लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसा भी क्या पढ़ाई कर रहे हो, जो शादी भी एक दिन, एक ही दो दिन आना है, 2 घंटे आ जाना, क्या हो जाएगा नहीं पढ़ोगे। तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे निकले आप, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन बन। सर अगर कोई बच्चा घर रह के प्रिपरेशन कर रहा है तो डिस्ट्रैक्शन तो होंगी, फैमिली में होंगी, या फिर कोई आ गया, कभी घर पे गेस्ट आ गए, कभी शादी आ गई सर, कभी कुछ फंक्शंस आ गए। तो सर वो चीज, एक तो सर फैमिली सपोर्ट मैटर करता है, क्योंकि मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा दादी मेरे मेरे बहुत सपोर्टिंग है सर स्टडी को लेके। तो मैं, मेरा फिक्स था कि मुझे सुबह उठते ही लाइब्रेरी, खाना खा के लाइब्रेरी जाना है, मैं दिन में सोने के लिए आती थी और शाम में फिर आती थी। तो सर और शादी भी आई है सर, बीच में शादी का इतना सीजन चल रहा है इस बार, बहुत सारी शादियां भी आई। लेकिन सर ये था कि लोग बोलते भी थे कि आप शादी में नहीं आते, थोड़ी देर के लिए आते हो, नहीं आते हो। और सर फोन का डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है हमारे पास, अभी हमारे पास सोशल मीडिया है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। और सर हम, हमारे पास जितना हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं सर। मैंने व्हाट्सएप बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑफ, मेरे फोन में कोई नोटिफिकेशन ऑन नहीं थी। किसी का कॉल आता था रिलेटिव का, मैं नहीं उठाती थी, किसी का कॉल नहीं उठाती थी, हालांकि रिलेटिव्स नाराज हैं इस बात से, बट अब ठीक हो गया सारा। तो मैं ये बोलूंगी कि कुछ टाइम तक कोई नाराज रहे तो बाद में मना लेना, रिजल्ट के बाद सब मान जाते हैं।
उसके बाद मान जाएंगे सर सब, तो हाँ अपना मैं भी यही कह रहा हूँ। नोटिफिकेशन ऑफ। मतलब अच्छे के लिए ही कर रहे हैं हम कोई ऐसा कोई बुरा काम नहीं कर रहे जो हम उनसे उनके पास नहीं जा रहे हैं, तो हम हमारे लिए सोच रहे हैं हम। और जब हमारे साथ अच्छा होता है तो वो भी सब जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, सब जो है वापस आ जाते हैं। तो एक मैं रिवीजन के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे कि जो रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस थी आपकी प्रिपरेशन में, और आप जो एस्पिरेंट्स उनको क्या बताना चाहोगे रिवीजन के बारे में कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सर रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर 10 चैप्टर एक बार करने से अच्छा है एक चैप्टर को 10 बार कर लो। मतलब अगर आप 10 में से 6 चैप्टर कर रहे हो, लेकिन आप उनको ऐसे कर रहे हो कि वहां से क्वेश्चन गलत नहीं जा रहा है, तो वो चीज बेस्ट है 10 चैप्टर्स को एक एक बार हाथ लगाने से। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। और सर मैं ट्रिपल आई यूज करती थी। मैं अपने पेज के ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे आई लिखती थी। जैसे आज मैंने अगर कोई टॉपिक किया है तो मैं नेक्स्ट, एक तो सर उसी टाइम रिवीजन, जैसे ही वीडियो क्लास कंप्लीट हुई या जैसे ही मैंने रिवीजन किया उसके बाद मैं फटाफट एक बार से पेजेस रिव्यू करती थी। और उसके बाद सर नेक्स्ट डे एक बार नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं रिवीजन करती थी। फिर उसके बाद सर 1 वीक के बाद, और सार ऊपर मैंने ट्रिपल आई लिखा हुआ था, एक बार कट लगाया नेक्स्ट डे, फिर 1 वीक के बाद, फिर 1 मंथ के बाद। तो सर हम ऐसे करके रिवीजन कर सकते हैं। या फिर हम अपने, जैसे सर अभी हमारे पास डिजिटल है, हम काफी फोन है, तो हम उसके अंदर कैलेंडर में इवेंट्स डाल सकते हैं कि आज मैंने ये किया है, तो नेक्स्ट 1 वीक के बाद वो अपने आप रिमाइंडर डालेगा कि आपको आज ये करना है। तो हम ऐसे करके रिविजन कर सकते हैं। और सर रिविजन बहुत जरूरी है। मैंने सर मिस्टेक नोटबुक बनाई है। मैंने जितने अपने नोट्स पढ़े हैं ना, उतनी मैंने मिस्टेक नोटबुक पढ़ी है। और अगर मेरी मिस्टेक नोटबुक जैसे हमने बनाई है टेस्ट सीरीज की, कोई ऐसे नोटबुक बना ले और पढ़ ले, सर पेपर बाहर नहीं जाएगा। सर पेपर बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। कोई भी प्री हो, मेंस हो, ईएसआईसी हो, सीआरई हो, कोई भी पेपर हो बाहर नहीं जाएगा। मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए। अगर अच्छे से पेपर, टीएनसी का पेपर दो अच्छे से, और उसको अच्छे से सॉल्व कर लो पेपर को। और फिर मैं ऐसे करती थी, कोई क्वेश्चन टॉपिक वीक हो गया ना, जैसे कि मुझे पता था मेरा कार्डियो थोड़ा वीक है, वहां से कोई क्वेश्चन आया मैंने लिखा। और सर मैंने टेस्ट सीरीज में भी ऐसे किया था कि टॉपिक वाइज मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने उस टॉपिक को वहां पे लिख लिया, सारे को जितनी बार भी क्वेश्चन आ रहे हैं उतनी बार लिख लिया। और सर वीक होता था तो मैं उसी के साथ फटाफट सॉन्डर्स उठा लेती थी, क्योंकि मुझे पता है मेरा वीक है, तो फटाफट सॉन्डर्स में से वो टॉपिक पढ़ती थी और वहां लिख लेती थी। आप भी सर जब पढ़ाते हो तो मोस्टली सॉन्डर्स में से भी आप कवर करते हो सारा सब कुछ। हम्म। तो अगर फिर भी कुछ रह जाता तो मैं साथ के साथ आपके नोट्स पढ़ती थी, साइड में सॉन्डर्स खुली होती थी, आपका पढ़ा लिखा सॉन्डर्स देखा, ठीक है हो गया। क्योंकि सर जैसे मैं खुद से अकेली सॉन्डर्स पढ़ रही हूँ, पढ़ लिया सर, जैसे बुक पढ़ी हूँ एनसीईआरटी पढ़ी वैसे शॉर्ट लिस्ट पढ़ ली, ठीक हो गया। लेकिन जब आप लिखवाते थे तो आप डिफरेंट कलर यूज करते थे, और डिफरेंट कलर के साथ में हाईलाइट करती थी। उसके बाद जब मैं सॉन्डर्स पढ़ती थी मुझे अलग से वो वर्ड दिखता था कि हाँ ये साइन है, ये वो है। तो वो चीज भी बेस्ट रहती है, तो मैंने ऐसे किया था सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, मतलब इतना खुल के बताया आपने, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया है, और शायद ये बच्चे के भी बहुत अच्छे से काम आएगा। तो एक बार मैं ये जानना चाहूंगा कि जो जो टॉपर का जो डेली रूटीन था वो क्या रहता था पढ़ाई के लिए। सर मेरा मॉर्निंग का 2 घंटे का रूटीन था घर पे। 2 घंटे सर मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ के 5:30 पढ़ने बैठती थी, जब तक 7:30 तक मेरा 2 घंटे मॉर्निंग का रहता था जिसमें सर मैं मेनली रिवीजन करती थी मॉर्निंग में, क्योंकि सब घर शांत होता था, तो मॉर्निंग में रिवीजन बेस्ट रहता है, अच्छे से रिवाइज हो जाता था। उसके बाद सर मैं लाइब्रेरी चली जाती थी 8, 8:30, 9 बजे तक। और 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लाइब्रेरी में कंटिन्यू। सर मॉर्निंग में 9 बजे से टेस्ट हमारा फ्री होता था, 9 से 10:30 में फ्री होता है। तो हालांकि अब इस बार नहीं हुआ 9 से 10:30 में से, लेकिन मेरा यही था कि 9 से 10:30 में हमें फ्री देना है। तो उसके अकॉर्डिंग फ्री के टाइम पे से फ्री देती थी, और फिर उसके बाद फ्री को सॉल्व करना। या फिर सर मैंने ऐसे कर रखा था कि अगर सेम टाइम पे, जैसे अभी मैं काफी देर से कंटिन्यू एग्जाम दे रही हूँ, कॉन्सेंट्रेट हूँ, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या फिर कोई और टॉपिक रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैं पेपर सॉल्व करती थी। उसके बाद से घर आके खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर लाइब्रेरी चली जाती थी 3:30, 4 बजे। और उसके बाद रात को 9 बजे तक लाइब्रेरी रहती थी। और उसमें मैं सर मेंस देना था, मेंस कॉल करना था, और कोई टॉपिक अगर मेरा वीक है वो पढ़ना था। और सर 9 बजे के बाद मैं घर नहीं आती थी वापस, क्योंकि घर पे रात को सब खाना वाना खाते हैं तो सब साथ होते थे। तो मैं स्पेशली पीछे जाती थी, हमारे पीछे गैराज में, वहां पे गाड़ी खड़ी होती है, वहां पे कोई नहीं होता था। मैं वहां जाती थी, वहां से मैं 12 बजे घर आती थी वापस रात तक। तो वहीं रहती थी सर, किसी के पास नहीं, फैमिली के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था मेरा कुछ टाइम तक, ना ही पड़ोस वालों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था किसी के साथ भी। बहुत अच्छा शेड्यूल बताया आपने। पारुल मैं ये जानना चाहूंगा कि वो पारुल जिसको कि 2000 रैंक आई थी और जिसे एम्स नहीं मिला था, और वो टॉपर पारुल जिसको 73 रैंक आई है, उसमें क्या डिफरेंस है। सर सबसे मेन डिफरेंस तो सेल्फ डाउट का है कि ये मेरा मेन मेन चीज रही है सर, मेरे नॉट सेट 7 के मेंस में और नॉट सेट 8 के मेंस में। नॉट सेट 7 के मेंस में मैं बहुत घबरा गई थी सर।
2 दिन पहले मुझे एंजाइटी फील हो गई थी, फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ था कि एंजाइटी होती कैसी है। सच में सर ये चीज मैंने फील की थी पेपर के पास में कि रैंक सही आते हुए भी मैं डर गई थी, और उस डर के चक्कर में मैंने अपना पेपर खराब कर लिया था। तो वही सबसे बड़ा फैक्टर था। और नॉट सेट 8 में मेरा ये था कि कुछ भी हो जाए, मैं सर बिल्कुल हंसते हुए पेपर देने गई थी। एग्जाम वाले दिन बारिश हो रही थी, मैं बिल्कुल हंसते हंसते पेपर देने गई थी। तो माइंड सेट का डिफरेंस सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। एग्जाम वाले दिन हम किस माइंड सेट के साथ एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, वो 3 घंटे मैटर करते हैं सर। अगर हम खुशी खुशी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हमने मेहनत की है सर, एग्जाम के बाद अभी रियलाइज हो रहा था कि क्यों मैं इतना डर गई थी, जबकि सब कुछ सही था फिर भी बहुत डर गई थी। तो बच्चे डर जाते हैं, मैं भी डरी थी। तो डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए, एग्जाम है, टेस्ट सीरीज की तरह देना है। अभी सर आपका एग्जाम से पहले आपका भोजा सर का वीडियो आया था, आपका वीडियो आया था, सिर्फ एक टेस्ट है, टेस्ट की तरह दो। मैं ऐसी थी, हाँ अभी इस बार टेस्ट की तरह ही दे के आऊंगी। लास्ट टाइम मैं बहुत डर गई थी सर, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस था इसमें। मैं बच्चों को भी ये बताता रहता हूँ कई बार कि मैनिफेस्ट जो है वो करना चाहिए हमें। मैनिफेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। और उससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ, तब भी सोचो कि हाँ होगा, टेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है लाइफ में। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि जैसे मान लो कोई 3 4 बार से दे रहा है ना, तो वो स्वाभाविक भी हो जाता है। बट फिर भी आप अपने आप कोशिश करो मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट सर करने की। मैनिफेस्टेशन तो मेरी फ्रेंड्स दिल्ली में है, एम्स दिल्ली में है, दोनों हम 3 साथ पढ़ते थे, तो हम दोनों दोनों दिल्ली में है। उन्होंने मैनिफेस्टेशन पे वो ऐसे थे कि अगर मैं ये बोलती थी, क्योंकि सर ऐसा होता है ना, डाउट रहता था, डर लगता था, तो मैं पूछती थी कि मेरा हो जाएगा क्या। मैं सच में सर ऐसे क्वेश्चन करती थी, मेरा हो जाएगा क्या, मुझे दिल्ली मिल जाएगा क्या। तो लिटरली सर उनके पास होते थे तो मेरे को मारते थे, और दूर होते थे तो डांटते थे। कि हो जाएगा क्या होता है, होगा। तो ये चीज अपने अंदर ले, मतलब सर कि होगा, दिल्ली ही होगा, एम्स दिल्ली ही होगा, दिल्ली ही होगा। मतलब सर वो चीज तो मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज्यादा, और मेरे से ज्यादा उन्होंने किया मेरे लिए। तो ये चीज सबके लिए होनी चाहिए कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस ले आओ कि हमारा होगा, तो हो ही जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि आप अपने जूनियर्स को कुछ गोल्डन 2 या 3 टिप्स दो कि भाई ये तो आपको करना ही करना है सिलेक्शन के लिए, जो भी जो एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं लास्ट में। फिर हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे, तो जो उनके काम आए कि हाँ ये करना है, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर एक तो कॉन्फिडेंट रह के भगवान पे विश्वास रखना है, और दूसरा टीएनसी का फॉलो करो, जरूर से जरूर अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको करो। मेन थिंग रिवीजन है। अपने टीचर्स पे, अपने पेरेंट्स पे बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी रहो सर, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि हमने यहाँ से भी कोचिंग कर ली, हमने वहां से भी कोचिंग कर ली, हमने ये भी कर लिया। सर ऐसे करने से कोई वो नहीं होगा। आप जहां से ले रहे हो वहां पे इतना वो ट्रस्ट करो कि जैसे सर मैं थी, मुझे पता था, मैंने टेस्ट दिए हैं, मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक हुई है, मेरी मिस्टेक नोटबुक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सर मेरे पास अभी भी मेरी मिस्टेक नोटबुक है, बेशक पेपर मिला लो, यहीं से है पेपर, पूरा पेपर यहीं से है, कोई घुमा के क्वेश्चन है बट है पेपर यहीं से। तो सर इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपने टीचर्स पे, अपने पेरेंट्स पे, कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं उनका, भगवान पे विश्वास करो। और सर रिविजन जरूर से जरूर करो। ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट दे रहे हैं, नोटबुक बना रहे हैं, बट हम रिवाइज नहीं कर रहे, तो सर उसका भी कोई फायदा नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस रहो, पेपर के साइन पे डरना नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल अच्छे से जाओ जाओ, बी कॉन्फिडेंट, और एक अच्छा सर्कल रखो। मेन चीज कि ऐसा ना हो कि सर्कल वाले खुद ही नीचे पुल कर रहे हैं कि नहीं तेरा थोड़ी हो सकता है, हमारा कैसे होगा। नहीं, आप तो अपने टीचर्स पे, भगवान पे, अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखो, अच्छे नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो, अपनी कोचिंग पे ट्रस्ट करो, और अपने एक अच्छे पॉजिटिव सर्कल में रहो, तो सब हो जाएगा सर। मैं भी हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि कोई भी टीचर है वो खराब नहीं होता है, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कोई भी बुक है, कोई भी टीचर है, अगर आप खुद ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आपका माइंड ये कहेगा नहीं यार वो गलत पढ़ा रहा है या ये गलत चीजें हैं, तो आप कैसे उसको ले पाओगे। तो ट्रस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और पारुल आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, जिससे जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं मुझे पक्का भरोसा है कि उनको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको थैंक यू जो सो आपको इतनी अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त की है। थैंक यू सर टीम को, थैंक यू भोजराज सर को सर, थैंक यू सो मच सर। आप आज हुआ है तो आप लोगों की वजह से हुआ है सर। थैंक यू पारुल, टीएमसी से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।